हेलो दोस्तों, मैं शेखर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी हब पर। और आई होप आप लोगों ने लास्ट की क्लासेस को एंजॉय किया होगा और उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। देखिए, हम लोगों ने लास्ट की जो 2 क्लासेस हैं उनमें वैदिक सभ्यता के बारे में लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली थी। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको कहा था जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं थी, ठीक है? तो उनको मैंने उन स्लाइड में नहीं डाला था, पर अगर आपकी क्वेरी है तो उस हिसाब से मैंने 2-3 चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं इस स्लाइड में भी। देखिए, आज की स्लाइड बेसिकली क्या है, क्विज़ सेशन है ये, ठीक है? क्विज़ बेस्ड है। तो आप लोगों को करना क्या है, देखिए क्विज़ को कैसे हम लोग टैकल करेंगे। जब भी कोई आपको क्वेश्चन आएगा, कैसे टैकल करना है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, आज वो उस चीज़ को भी समझेंगे हम लोग। तो देखिए, आप लोगों को क्विज़ सॉल्व कैसे करनी है, कैसे आपको इस सेशन का पूरा फ़ायदा लेना है, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले नंबर आप लोग एक कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और जैसे ही आप वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन का आंसर आप कहीं पर नोट कर लें। देन आप जो है इसका एक्सप्लेन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखने के बाद क्या है, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फाइनली जब सारे क्वेश्चन हो जाएं तो आप अपने क्वेश्चन कितने सही हैं कितने गलत हैं वो सारा कमेंट में आप इतना स्कोर बताएंगे, ठीक है? तो ये क्विज, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, कैन बर्न योर माइंड, इट कैन रियली बर्न योर माइंड। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हैं। अगर आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया तो ये काफ़ी अचीवेबल चीज़ होगी और आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी अच्छी होगी। इससे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, पहले तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि जो मैंने कहा था ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट हाँ, अगर आपको क्यूरी है तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। इनके बारे में आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा ना, मैं इसके बारे में कुछ डिस्कशन करूँगा। ये स्लाइड है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी मैं इसको पीडीएफ में भी इंक्लूड कर दूंगा। तो ये देखिए क्या है, ये सारे पुराण हैं, 18 पुराण मैंने बताया था, जिसमें कि सबसे पुराना और इम्पॉर्टेंट कौन सा है, मत्स्य पुराण, और प्रामाणिक भी, ठीक है? तो ये इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब आप नाम पढ़ सकते हैं फॉर योर नॉलेज। बाकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए, वैदिक काल में जो यज्ञ थे उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। नॉर्मली ये यज्ञ के बारे में नहीं पूछा जाता है, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन नॉलेज के तौर पे आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है? एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। देखिए, राजसूय यज्ञ क्या है, ये राज्याभिषेक के मौके पर किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ क्या है, ये क्या था, ये साम्राज्य को बढ़ाने और शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। इसमें क्या करते थे कि एक राजा है, वो एक घोड़ा अपने राज्य से छोड़ता था और वो जिन जिन राज्यों से वो घोड़ा होते जाता था, तो वो राज्य अगर उस घोड़े को पकड़ लेते हैं तो क्या होता था, इस राजा का और उन राजा की क्या है, आपस में युद्ध होती थी। और अगर नहीं पकड़ते हैं, जाने देते हैं, इसका मतलब कि वो उस राजा की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है? तो अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, वाजपेयी यज्ञ पे। ये क्या है, खाद्य पान या क्रीड़ा से संबंधित यज्ञ था। इसमें क्या थी, रथ दौड़ होती थी। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे अग्निष्टोम यज्ञ। तो इसमें क्या है, ये साधारण जीवन बिताने के लिए राजा क्या है, नॉर्मली जैसे हम लोग नहीं क्या करते हैं, जैसे कोई बीमारी बीमारी होती है या शांति यज्ञ, जैसे नॉर्मल से समझ सकते हैं शांति यज्ञ के तौर पे। ये क्या था, एक शांति यज्ञ था। तो ये जन कल्याण करने हेतु अग्नि देवता को इसमें क्या है, पशु बल भी दी जाती थी। बात क्लियर हो गई? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप लोग नॉलेज में डालना चाहें तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं। अब देखिए, इसमें कौन कौन से यज्ञ होते थे। तो पंच महायज्ञ कहलाते थे, पंच यज्ञ। कौन से, ये कौन कौन से, ब्रह्म यज्ञ, देवज्ञ, नृप यज्ञ, ये पितृ, इसे पितृ यज्ञ भी कहते हैं, ठीक है? मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, ये पंच महायज्ञ कहलाए हैं। इसके अलावा इन दोनों का भी हमें क्या है, साक्ष्य मिला है। तो फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कशन करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपनी क्विज पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब आपको करना क्या है, आपको कॉपी उठानी है और इसका क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट करना है। देन इससे मैच करिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्या गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो देखिए, हमने कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है एग्जाम में। तो ये इसका ऑप्शन क्या है, 275, 1, 112 या 20? तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग बताएं। 1, ठीक है? गंगा का एक बार उल्लेख हुआ है, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। 275 किसका हुआ है, जन शब्द का 275 बार उल्लेख मिला है, ठीक है? ये बात क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तांबे को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, तांबे को
पहली चीज़ तो देखिए थोड़ा सा इसमें बताते हैं कि वैदिक सभ्यता में अगर क्वेश्चन आए कभी, समझिएगा बात को, वैदिक सभ्यता में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। तो देखिए ये आंसर कौन होगा, ताम्र या तांबा। ठीक है, ये चूंकि पहले से चला आ रहा था, आप ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले क्या थी, ताम्र पाषाण काल थी। इन लोगों ने कौन सी नई धातु खोज निकाली, वैदिक सभ्यता में कौन सी नई धातु खोजी गई, वो थी लोहा। तो इन्होंने लोहे को क्या है, खोजा है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम कौन सी धातु यूज हुई है वैदिक सभ्यता में, तो क्या हो गया, तांबा। और कौन सी धातु खोजी गई, लोहा। अब देखिए तांबे को ये लोग क्या कहते थे, लोहित अयस, लोहित अयस। और लोहे को क्या कहते थे, श्याम अयस। इस इधर ना दिख रहा हो तो इधर देखिए, लोहे को क्या कहते थे, श्याम अयस। तो अब समझिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोहित अयस। और ये क्या है, लोहा। ये बात क्लियर हो गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब वेदों में गुप्तचर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो आप लोग जैसे वीडियो पुश कीजिए और इसमें से आंसर अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए अब हम इसके आंसर पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन है। तो कैसे हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अगर हम बता रहे थे अभी कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना होता है। तो अगर आपको इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, हो सकता है अगर आपने पढ़ा है वैदिक सभ्यता के बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तब तो आप कोई भी नहीं लगा पाएंगे। अगर पढ़ा है तो आपको कहीं ना कहीं ये पता होगा कि अनास यानी नासिका, तो ये तो नाक से संबंधित है। क्या है नाक, माने चपटी नाक वाला, चपटी नाक वाला। ईशान क्या होता है, स्पष्ट क्या होता है, उग्र क्या होता है। तो उग्र होता है अपराधी को पकड़ने वाला, उग्र हो गया वो अपराधी को क्या हो गया, पकड़ने वाला। और इसके अलावा स्पष्ट तो है हमारा गुप्तचर, जो कि हमारा सही आंसर है। और ईशान क्या होता है, समिति का अध्यक्ष। क्या कहते हैं समिति के अध्यक्ष को, ईशान। और समिति क्या है, अभी हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आस्किनी किस नदी का वैदिक कालीन नाम है। तो अब ये मैंने क्या कहा था आपको, 6 नदियां बताई थी जो इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन टैकल कर लिया होगा अगर आपने पिछली क्लास ली होगी। तो देखिए रावी, रावी नदी का नाम क्या है, पृष्णी नदी। रावी आधुनिक नाम है और पृष्णी क्या है, वैदिक कालीन नाम है। चिनाव, इसका क्या हो गया नाम, आस्किनी। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो चिनाव क्या हो गया, आस्किनी, जो कि हमारा सही आंसर है। सतलज क्या है, सतुद्री। और व्यास क्या है, ये सबको नाम आई थिंक याद होगा, व्यास क्या है, बिपाशा। ठीक है, तो देखिए ये चारों नाम चूंकि इंपॉर्टेंट है तो चारों ही ऑप्शन मैंने रख दिए। तो चारों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपने इस पार्ट नहीं सही किया तो नेक्स्ट टाइम आप लोग सही कर लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड चीज बात है, पुरसड़ी नदी के किनारे क्या है, युद्ध हुआ है किसका, सुदास और 10 जनों का। ठीक है, सुदास और 10 जनों का। और जिसमें विजेता कौन रहा है, कल की स्लाइड में हमने पूछा था, आप लोगों में से किसी ने कमेंट में आंसर नहीं दिया है। देखिए इसमें विजेता कौन रहा है, सुदास। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कौन विजेता है, सुदास। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने हेतु केंद्रीय राजनीतिक संस्था कौन सी थी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सभा है, समिति है और विदत है, और इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या बताया था कल, पहले आप लोग आंसर लगाइए फिर हम बताते हैं। तो अब आप लोगों ने आंसर टिक कर दिया होगा। तो देखिए पहले हम लोग विदत के ऊपर चलते हैं। या प्राचीनतम क्या थी, संस्था थी, कहाँ की, वैदिक काल की। प्राचीनतम संस्था वैदिक काल की। इसमें महिला और पुरुष क्या हैं, दोनों ही भाग ले सकते थे। अब हम लोग आते हैं समिति के ऊपर। ये क्या है, जन सामान्य की, जन सामान्य की प्रतिनिधित्व करती है समिति। ये क्या है, ये हमारी लोकसभा है जैसे। ठीक है, इसमें भी महिला और पुरुष दोनों ही भाग लेते थे। और महिलाएं कौन सा नामक गान करती थी, उस गाने का नाम क्या है, रिक। उसे क्या कहते थे, रिक कहते थे। जो लोकगीत जैसे होते हैं वैसे उसमें वो लोग रिक नाम का
गान करती थी। और सभा क्या है, जैसे हमारा राज्यसभा है वैसे ही सभा होती थी, कुलीन और श्रेष्ठ लोगों की सभा, कुलीन और श्रेष्ठ लोगों की। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों की। देखिए सारे ऑप्शन आप लोगों को एक एक करके डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लास यूजफुल हो। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो देखिए समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? चार हैं ऑप्शन, स्थपति, ईशान, भागदूत, वेगनाट। इन चारों के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। तो पहले आ जाते हैं इसका सही आंसर। अभी पीछे मैंने बताया ईशान। ईशान माने क्या होता है? समिति का अध्यक्ष। समिति का अध्यक्ष को क्या कहते हैं? ईशान। इसके अलावा वेकनाट और भागदूत। अब देखिए हम इसमें दो नाम आपको बताएंगे और दो आपको अपने आप बताना पड़ेगा कमेंट में। अगर नहीं आपको पता है तो पिछली क्लास चेक करिएगा, देन आप लोग कमेंट में बताइएगा। भागदूत क्या होता है? कर निर्धारण करने वाला, कर निर्धारण करने वाला। अब वेकनाट और स्थपति ये आप लोग बताइएगा। ये हमने कल की क्लास में बताया था, इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा। पश्चिमी प्रदेश में स्वराष्ट्र के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा वर्ड? प्राची, उदीची या भोज। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा है? उदीची। ठीक है। प्राची वर्ड कहाँ के लिए यूज होता है? ये पूर्वी, सॉरी उत्तर पूर्वी। और ये कहाँ के लिए है? पश्चिमी प्रदेश के लिए। ये बात क्लियर हो गई। और चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वैदिक काल में अमाजु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमने कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों ने शायद आंसर अभी तक क्लिक कर दिया होगा। तो देखिए सूदखोर होता है, कर वसूलने वाला, अविवाहित कन्या, पत्नी। तो देखिए आप लोगों को सूदखोर से कुछ याद आया? अभी पीछे जो था कौन सा था? चलिए आप लोग बताइएगा, जब कमेंट सेक्शन में बताने को कहा तो कमेंट सेक्शन में ही बताइएगा, यहाँ पे मैं नहीं क्लियर करूँगा। तो देखिए कर वसूलने वाला, इसके बारे में मैंने बताया था, भाग दुध। अविवाहित कन्या क्या है? अमाजु। और पत्नी को क्या कहा गया है? अर्धांगिनी कहा गया है। और क्या कहा गया है? जायदेस्तम। जायदेस्तम मतलब क्या होता है? पत्नी ही ग्रह है। ये बात क्लियर हो गई। सूदखोर इसके बारे में आप बताइएगा, अभी पीछे आया था। ठीक है। आर्य अंदर को पहनने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? तो हमने कहा था एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो इसलिए स्लाइड में भी है आपकी। तो कौन कौन से ऑप्शन है? वारु, अधिवास, नीव, उष्णी। तो इसका सही आंसर क्या है? नीव। ठीक है। अब वार, अधिवास और उष्णी क्या होते हैं? देखिए ये क्या है, इनके सीजन के हिसाब से जो कपड़े पहने जाते हैं वो हैं। ठीक है। जैसे हम लोग अलग अलग सीजन में, गर्मी में अलग, जाड़े में अलग, बरसात में अलग अलग कपड़े पहनते हैं, वैसे भी ये क्या थे, इनके 3 टाइप के कपड़े थे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ऋग्वेद की रचाओं का ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाले को क्या कहते थे? तो देखिए यहाँ पे तीनों ही क्या हैं, ये किसी ना किसी वेद से जुड़े हुए हैं। तो होत्र क्या है? जो ऋग्वेद की रचाएं, ऋग्वेद की ऋचाएं इनका पाठ करते थे। ये यजुर्वेद से संबंधित हैं। और उद्गाता सामवेद से संबंधित हैं। ये बात क्लियर हो गई। सामवेद या साम का अर्थ क्या होता है? गान। तो उद्गाता जो गाते थे उन्हें क्या कहते थे? उद्गाता कहते थे। अब इसके बाद आते हैं गंधर्व वेद किसका उपवेद है? तो गंधर्व वेद जो है सामवेद का उपवेद है। ऋग्वेद का कौन सा था? आयुर्वेद। यजुर्वेद का क्या था? धनुर्वेद। और अथर्ववेद का शिल्पवेद। तो ये चारों क्या हैं? ये उपवेद हैं। ठीक है। ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का सॉरी सामवेद का क्या है? गंधर्व वेद। और यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद। और अथर्ववेद किसका? शिल्पवेद। ठीक है, ये चारों क्या है? उपवेद हैं, हर एक के उपवेद। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जय संहिता शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है?
ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे जय संहिता की। तो जय संहिता में समझिएगा बात, रामायण, महाभारत, सामवेद, वायुपुराण, इसमें से किसके लिए जय संहिता वर्ड यूज़ करते हैं? तो हम लोग बात करेंगे महाभारत की। जब इसमें 8800 श्लोक थे तो इसका नाम क्या कहा था? जय संहिता। ठीक है, इसके बाद इसका नाम क्या हो गया? भारत। और अंत में क्या कहा गया? महाभारत। कब महाभारत रखा गया? जब 1 लाख श्लोक हो गए इसमें। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। रामायण के लिए क्या कहते हैं? लगभग 24,000 श्लोक हैं इसमें। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। ठीक है, बात क्लियर। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सतंतु क्या है? देखिए सतंतु क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्या ये किसी वेद का नाम है? क्या ये किसी पुराण का नाम है? या कोई प्रशासनिक इकाई है जैसे जन, विस, इनमें से, या कोई वाद्य यंत्र है? तो देखिए वेद आपको पता है, वेद में से नहीं है क्योंकि वेद 4 हैं। पुराण 18, प्रशासनिक इकाई जन, विस, इन सब के बारे में पता है। वाद्य यंत्र है आपका, इसमें 100 तार लगे होते थे। तो आपका सही आंसर क्या है? वाद्य यंत्र। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यम और नचिकेता की कहानी किस उपनिषद में वर्णित है? तो ये किस में वर्णित है आपकी, बताइए जरा। मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, या बृहदारण्यक। तो सबसे बड़ा उपनिषद कहा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? बृहदारण्यक, सबसे बड़ा उपनिषद। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके ऊपर आते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अब इन दोनों के बारे में हमने नहीं बताया था तो इसके बारे में जान लीजिए। एक है ईशोपनिषद और एक है कठोपनिषद। ठीक है, तो अब जो ये है आपका कठोपनिषद, तो इसमें क्या है आपका, जो यम और नचिकेता की कहानी है वो किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में। और ये आपके इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसा इसमें कुछ भी खास नहीं था। बात क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में हमें कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? तो आपके पास ऑप्शन है 4, 6, 8 और 7। तो देखिए हम लोग विवाह की बात करें तो 8 प्रकार के विवाह थे, जिसमें 4 क्या थे? प्रशंसनीय विवाह, और 4 निंदनीय विवाह। निंदनीय विवाह। ठीक है, ये बात क्लियर। कौन कौन से थे ये पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कितने थे ये, यहाँ तक क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ कितनी थी? तो कल पढ़ा था 10,462। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शन में लगभग कौन सा नियर है? 10,600 वाला। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 10,600। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सामवेद में किसका उल्लेख है? तो कल बताया था सामवेद, कल क्या अभी भी मैंने आपको बताया, साम मतलब गान, और गान से क्या समझ सकते हैं हम लोग? संगीत। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? संगीत। जादू से मतलब कौन रखता है? अथर्ववेद। मंत्रों से कौन है? ऋग्वेद। ये बात क्लियर हो गई। मंत्र पूछा जाए तो ऋग्वेद, जादू से समझा जाए तो अथर्ववेद, और संगीत क्या है? सामवेद। और वर्ण का आप लोग बताइएगा कि किसमें है। ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 8, सॉरी 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। अब इसमें और कुछ पूछा नहीं जाता, मेनली यही इंपॉर्टेंट है, तो आपको यही पूछा जाएगा। इसमें से इतना जरूर पूछ सकते हैं कि इसमें प्रामाणिक कितने हैं। इसमें प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है? 12। ये लगभग लिखे कब गए हैं? 5वीं सदी के आसपास। इनमें है क्या? दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वेद नहीं, पुराण नहीं, छंद नहीं। तो आपका बचता कौन सा आंसर है? वेदांत। क्योंकि कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था वेदांत के बारे में कुछ भी नहीं। आपने किसके बारे में पढ़ा था? वेदांग। और वेदांग क्या होता है?
वेदों का क्या है, व्याख्या करने के लिए वेदांग की स्थापना की गई। कौन कौन से वेदांग थे? 6 वेदांग थे। शिक्षा, कल्प, और निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण। तो कितने हो गए? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और व्याकरण। तो आपका एक बच रहा है। अब एक वो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो अभी मैंने बताया वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6। कौन कौन से वेदांग थे अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। ठीक है। किसने लिखी थी? महर्षि पाणिनि। तो देखिए इसमें समझते हैं, महर्षि पाणिनि ने लिखी थी कौन सी व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक? क्या नाम था? अष्टाध्यायी। ये इससे हमें किस काल की जानकारी मिलती है? मौर्योत्तर तथा उससे पूर्व, मौर्य काल तथा उससे पूर्व की जानकारी मिलती है। ये बात क्लियर हो गई। मनुस्मृति कब लिखी गई है? शुंग काल में। इसे मनुस्मृति को क्या कहते हैं? शुंग काल का मानक ग्रंथ। शुंग काल का मानक ग्रंथ। ये बात क्लियर हुई। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य या चाणक्य जिन्हें कहते हैं। ये कब लिखी गई है? आप लोग बताइए। मौर्य काल में। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना आप लोगों ने? उन्हीं के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, या उनके गुरु भी थे, दोनों ही चीज़ें कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। देखिए जन्म पर आधारित थी, प्रतिभा पर आधारित थी, व्यवसाय पर आधारित थी या शिक्षा पर? तो हमने क्या बताया था, ये जो थी व्यवसाय पे आधारित थी आरंभिक वैदिक काल में। यहीं हम लोग बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, तो ये किस पे आधारित हो गई? जन्म पे। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ऋग्वेद के रचनाकार कौन हैं? तो ऋग्वेद के रचनाकार, देखिए ऋग्वेद जैसी कोई जो भी चीज़ है तो ये बड़े ग्रंथ हैं, तो इसमें कोई एक लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना आपको, ऋषियों के नाम बताए थे, तो उसमें से जो ऋग्वेद के रचनाकार हैं उसमें धन्वंतरि हैं। इन्होंने कौन सा लिखा था? आयुर्वेद का नाम सुना है, जो उपवेद। तो ये ऋग्वेद का तो उपवेद है, तो आयुर्वेद में जो भी लिखा है वो किसने लिखा है? धन्वंतरि ने। ये बात क्लियर हो गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाले पहला यूरोपियन कौन था? तो वो कौन थे? मैक्स मूलर, जिन्होंने आर्यों के बारे में कहा कि आर्य आए, आर्य बसे। कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान। ठीक है, पंजाब एवं अफगानिस्तान। कहाँ से आए इनका मानना था? मध्य एशिया से। इतनी चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को? अब हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं। वैदिक युग में यव वर्ड, यव, ठीक है, किसे कहा जाता था? तो जौ के लिए कहा जाता था। यव जौ के लिए कहा था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मनुस्मृति की रचना किसने की है? तो मनुस्मृति की रचना किसने की है? मनु ने। ठीक है, किसने रचना की है? मनु ने। तो वेद व्यास ने किसकी रचना की है, बताइएगा? तो वेद व्यास ने महाभारत की, और वेदों का संकलन भी किसने किया है? वेद व्यास ने। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण। विश्वामित्र ने किसकी की है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो 10 है, 15 है, 5 है या 12 है? तो हमने क्या बताया था? 8 अष्टक, 10 मंडल, 10,462 ऋचाएँ, 11 बालखिल्य सूक्त। ठीक है, 11 बालखिल सूक्त किसमें है? ऋग्वेद में। बाकी 1549 ऋचाएँ किसमें हैं? सामवेद में। इसके अलावा 6000 मंत्र लगभग किसमें है? अथर्ववेद में। 21 अध्याय और 6000 मंत्र।
ये बात क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, इसे नोट्स में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र है, इसका उल्लेख किसमें, पहले तो ये पूछा था गायत्री मंत्र है किसमें, किस वेद में है। पहला नॉर्मल क्वेश्चन ये बनता है, तो आंसर क्या होता है, ऋग्वेद। अगर थोड़ा सा टफ बनाएंगे तो कौन से मंडल में उल्लेख है ये पूछ देंगे, तो कौन से मंडल में उल्लेख है, तीसरे मंडल में, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट्स के में लिख लेंगे, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अथर्ववेद के रचनाकार कौन हैं? तो अथर्ववेद के रचनाकार कौन थे, ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। अब देखिए इसमें जो चारों हैं, भरत मुनि, विश्वकर्मा, धन्वंतरि, विश्वामित्र। अब ये क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, उसका रीज़न ये, धन्वंतरि के बारे में आपको बता चुका हूँ, ऋग्वेद के रचनाकारों में से ये थे। बाकी तीनों जो हैं, भरत मुनि, विश्वकर्मा और विश्वामित्र, ये तीनों किसी ना किसी वेद से जुड़े हुए हैं। तो अब कौन सा किस वेद से जुड़ा हुआ है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका सही आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक। सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद कौन है, अथर्ववेद। बात क्लियर हो गई? अब देखिए अथर्ववेद का ये रचनाकार पूछा गया है, देखिए हमने क्या कहा, कोई भी बड़ा ग्रंथ होता है तो उसमें कई लोग सम्मिलित होते हैं, तो इसमें क्या है, जो अथर्ववेद है, वैसे तो अथर्वा ऋषि ने लिखा, अथर्वा ऋषि ने, इसके बाद आंगिरस जो हैं इनके शिष्य थे, इन्होंने लिखा। पर इसके अलावा और भी लोग थे जिन्होंने इसमें सहायता करी, इसका उपवेद लिखा, ठीक है, उनकी बात पूछी जा रही है, तो आप इसका आंसर बताइएगा। और इसका आंसर सही क्या है, सबसे नया वेद अथर्ववेद। इस ये किससे संबंधित है, जादू वगैरह से, ठीक है, जादू टोना वशीकरण इन सब चीज़ों से संबंधित है। बात क्लियर है? तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं, तो हम लोग आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। आई होप कि आपको ये क्विज़ पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन बहुत ही एग्ज़ाम रिलेटेड थे, लगभग सभी क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्ज़ाम से आए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से और बता देता हूँ। देखिए एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है एसएससी के एग्ज़ाम में कि जो बैंकिंग व्यवस्था है, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई है। क्वेश्चन क्या था, बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत किस काल में देखने को मिलती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, वैदिक सभ्यता में, क्योंकि देखिए वैदिक सभ्यता में विनिमय का नियम प्रारंभ हो गया था, और विनिमय होने के बाद फिर इसमें मुद्रा का भी, मुद्रा कौन कौन सी थी, शतमान और निष्क। तो इस समय क्या था, बैंकिंग सिस्टम भी प्रारंभ हो गया था, ठीक है, क्योंकि चीज़ों को स्टोर किया जाता था और उसी हिसाब से उनका विनिमय किया जाता था। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? तो आज की स्लाइड में इतने ही क्वेश्चन थे, और सारे क्वेश्चन जितने हैं वो सब आप लोग एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, हो सके चाहे तो नोट कर लीजिए, लगभग सारे पॉइंट पीछे से ही हैं, जितने 2 क्लासेस पढ़ाई उनमें से हैं। 1-2 पॉइंट जो नए मैंने अपनी तरफ से डाले हैं उनको आप लोग चाहिए तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो सारे ही एग्ज़ाम रिलेटेड हैं। तो देखिए इस क्लास को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनको भी जब भी वीडियो आए तो क्या है, उनको भी नोटिफिकेशन आ जाए, उनको भी फ़ायदा मिले, क्योंकि कंपटीशन ऐसी चीज़ नहीं कि आप केवल फ़ायदा ले सकें, सबको फ़ायदा मिलेगा, सब बढ़ेंगे तो आप भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच।